दोस्तों, मैं अंकित। जैसा कि आप लोग को जब मैंने नोटिफिकेशन पे चर्चा किया तो आपको मैंने बताया कि मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि 68 के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए और किस तरह से हम स्टडी करें कि 68 में हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हों। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये आप मान लें कि 68 में जो एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है निगेटिव मार्किंग। याद रखें, किसका नाम है? निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग आ रहा है, ये बात कंफर्म रखें, ठीक है। जिसमें आयोग ने 3 ऑप्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन के माध्यम से, एक तो उन्होंने बोला था कि ठीक है देखिए 50 क्वेश्चंस होंगे जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हर एक सेक्शन से 1/3 कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है और कौन सा नहीं है। तो ये आयोग डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जो इस पे नेगेटिव होगी वो 1/2 की करार दिया गया है। दूसरा एक और ऑप्शन है जो कि वो भी रिलायबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है, वो जो थर्ड इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला कि ऑल क्वेश्चंस को जो है हम निगेटिव मार्किंग करेंगे, ठीक है, और उसका 1/4 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए स्ट्रेटजी जानने से पहले कि हमें ये जानना है कि हम जिस बैटल फील्ड में जा रहे हैं वहाँ का कंडीशन कैसा क्या है। तो देखिए, आपके साथ अब 2 कंडीशन होगी। नंबर 1, जो पहला कंडीशन होगा वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो होगी आपके पास, वो दूसरा कंडीशन जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। तो आप ये मान के चले कि अब आपके पास 2-2 नेगेटिव मार्किंग है। ये याद रखिए, आपके साथ अब 2-2 नेगेटिव, क्योंकि देखिए ऑप्शन ई जो है खुद में एक नेगेटिव मार्किंग है। ये आयोग खुद को सेफर साइड खेलती है। तो ज़्यादा अब हम बात न करते हुए अपना ध्यान देते हैं कि हमें 68 में क्या करना चाहिए। जो चेंजेस है उस चेंजेस को हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें हैं जो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी है बीपीएससी, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहला हम हिस्ट्री पोर्शन उठा। देखिए, हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आता है। आप याद देख लेंगे। तो देखिए, अब हिस्ट्री में जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो किस किस सेक्शन से आते हैं, उसके क्या सोर्स हो सकते हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारा चीज़ डिटेल में बताता हूँ। देखिए, इसमें आप जो देखेंगे 3, एक एंशिएंट, दूसरा मिडिएवल, थर्ड मॉडर्न और चौथा जो है बिहार स्पेशल है, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि देखिए आप जब 4 सेक्शन में जब देखेंगे हम ओवरऑल, जब बिहार में जब पूछी जाती है 35 से 40, तो देखिए अकेले जो मॉडर्न इंडिया है, जो मॉडर्न आधुनिक भारत है, वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन होता है। याद रखें, 20 से 25 क्वेश्चन। और बच गया जो अबाउट 7 to 10 के बीच में आपका बिहार स्पेशल होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच जाते हैं उसमें एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब आप वेटेज के हिसाब से जब आप एनालाइज करेंगे तो सबसे अधिक अगर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है आपका मॉडर्न इंडिया और बिहार स्पेशल। अगर ये 2 सेक्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री में, तो आप समझिए 35 आए या 40 आए, उसमें आप ऑलरेडी 30+ कर सकते हैं। ये 2 स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर इसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स एनसीईआरटी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन विवाद होगा तो हमेशा एनसीईआरटी की ही माना जाएगा। आप एक एग्जांपल ले कि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमन साम्राज्य के साथ किसने व्यापार स्थापित किया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने चेरा मारा, कुछ लोगों ने कुषाण मारा, और लास्ट में आंसर क्या माना गया? कुषाण। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कुषाण लिखा हुआ है, चेरा का जिक्र ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको ना मान करके उन्होंने कुषाण मान दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज़ द बेसिक सोर्स, आप याद रखें, एनसीईआरटी का ही सोर्स आपको माना जाएगा। दूसरा, आप घटना चक्र से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो भी एक तरह से नोट्स आप लेंगे। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपके सारे फैक्ट्स कवर होंगे, वो एनसीईआरटी का होगा एवं स्पेक्ट्रम का होगा, और 2-3 सोर्स और उसमें इंक्लूडेड होंगे जिसमें सारे फैक्ट को मैं इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको हिस्ट्री में अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े। तो देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर मैं हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ाता हूँ तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से स्टार्ट होता है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अगर मैं पढ़ाया तो मान लीजिए पुर्तगीज़ है तो पुर्तगीज़ पढ़ाया, आपको डेनिश पढ़ाया, फ्रेंच पढ़ाया, तो हर एक के ऊपर आपको पढ़ाने के बाद एमसीक्यू दिए जाएंगे अबाउट 15 से 20,
और उस एमसीक्यू में आप देखेंगे कि आप जो पढ़े हैं क्या आप कहाँ तक रिलायबल है, कितना अपने आप को जज कर पा रहे हैं कि आप सही से पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए तो फिर से रिवाइज करें नोट्स को, फिर से एमसीक्यू लगाए, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपके गलत होने के चांसेस या सिली मिस्टेक होने के चांसेस क्या होंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करके आते हैं, 4 से 5 सिली मिस्टेक हर किसी का होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आपके पास प्रैक्टिसेस होंगी, रिविजन्स होगा, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। अब मान लीजिए इस बच्चे का इस बार 1 नंबर से छूटा हो, अगर उसने 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक किया हो तो सोचिए उसको ये 1 मार्क्स कितने अखर रहे होंगे, याद रखें। तो सिली मिस्टेक्स हमेशा जब आप बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएंगे तो वो सिली मिस्टेक आपको हमेशा याद आएगा कि ये ना किया होता तो मेरा। तो उसका एक ही जरिया है मात्र, वो है आपका मोर रिवीजन, दूसरा मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? एमसीक्यू से। तो मैं जिस टॉपिक से है आपको पढ़ाऊंगा, मैं जिस टॉपिक पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर एक टॉपिक पे आपको एमसीक्यू कराऊंगा। अबाउट आप मान के चले तो मैं आपको हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडेवल, बिहार स्पेशल मिला करके सारे का स्पेसिफिक वाई नोट्स बना पढ़ाऊँगा। देन आफ्टर उस पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये आप याद रखें कि यहाँ पे मेरा टारगेट है वो ऑलवेज आपका 35+ लाने का रहेगा, ताकि आपको कोई 1 मार्क्स आपके न कटे और आपके प्रीलिम्स में होने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2, पॉलिटी में चलते हैं। देखिए पॉलिटी इवन जब मैं देता हूँ तो मुझे याद है कि पॉलिटी के मुझे याद नहीं कि मेरे क्वेश्चन लास्ट कब गलत हुए थे। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एम लक्ष्मीकांत आप जो है स्ट्रॉन्ग करें। देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी 10 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, याद रखें सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे। अब वो ट्रिक है तो आप अगर डिटेल एनालिसिस करके पढ़ के जाएंगे, देखिए बीपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है तो आपको डिटेल एनालिसिस करके पढ़ कर जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट इज। बहुत बच्चे ने क्या किया था, देखिए संघीय न्यायालय, संघीय का मतलब क्या होता है? फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट, तो यस फेडरल कोर्ट है, ये संघ का न्यायालय तो है। नंबर 2 दिया था कि ये लास्ट इंटरप्रेटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यस दिस इज ऑल्सो राइट। नंबर 3 ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है। तो बहुत लोगों ने बोला कि ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोटेक्शन है, तो जो आपको आर्टिकल 32 जो रीट्स दिया गया है, इसी रीट्स के अंतर्गत आपको अगर आपके राइट्स का हनन होता है तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप इंटरप्रेटेट करके कुछ और जाते हैं और उसका आंसर कुछ और होता है। तो हर एक फैक्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है लक्ष्मीकांत, किस तरह से पढ़ना है, एग्ज़ाम में आए तो कैसे टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे जब मैं आपको एक एक करके सीरीज लेकर आऊँगा पॉलिटी का। तो दूसरा ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप 3 सेक्शन पे, एक मेन जो होता है मैप पे आपको काम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में कि जब करंट अफेयर्स था रोहतांग दर्रा, याद करें पास, रोहतांग पास। तो जब अटल टनल जब हुआ था, बना था, तो देखिए अटल टनल से हर बार क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में, पीटी में। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि जो अटल टनल है वो किधर है, वो ईस्ट ऑफ पास है या उसके बेस्ट में है। तो आप जिसे ये नहीं पता है कि अटल टनल किसको किसको ऐड करता है, ये ईस्ट में पड़ेगा या वेस्ट में पड़ेगा, तो ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे। तो मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़े, कोई भी लोकेशन आए तो उसके आसपास का हिल देखें, रिवर देखें, साथ ही साथ आप ये देखें कि ये इसके ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। इससे क्या हो कि आपकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ ही इंडिया है और वर्ल्ड है, इसमें भी सेक्शंस बटा हुआ है। जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंडिया में किस सेक्शन से पूछेगा और वर्ल्ड में किससे पूछा जाएगा। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि वर्ल्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सी है वो किससे टच कर रहा है, किस कंट्री से कौन बॉर्डर कर रहा है, कौन फसल कहाँ पे ज़्यादा उपज आती है। तो ये सारा चीज़ क्या है, डिटेल एनालिसिस होती है। तो मैं एक एक करके जब आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उस सारे चैप्टर में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे और किस तरह से पढ़ाई करनी है। उसके साथ ही आप एनसीईआरटी पढ़ें और मेरा जो नोट्स होगा वो नोट्स काफ़ी होगा, आप ध्यान रखें। तीसरा है, देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, आप मान सकते हैं, बट आप जब मैं नोट्स लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि वो नोट्स काफ़ी बेटर होगा एक तौर पे। आप देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप बच्चे, देखिए हमें क्या करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें बेसिक लेकर चलना है। तो बेसिक हमारा एनसीईआरटी कवर करेगा और कुछ चीज़ें जो बेसिक्स एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा, ताकि यहाँ से भी जो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो देखिए
पीएचडी क्योंकि बहुत क्या करेंगे, इसके लिए आप रमेश सिंह पढ़ लेंगे, बहुत मिश्रा एंड पुरी पढ़ के जाएंगे, तो ये जिनका ऑप्शनल है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जिसका जीएस है प्रीलिम्स के लिए, इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, तो आप मोर रिलायबल एनसीईआरटी पे हो। दूसरा देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और इंडिया, यहाँ से जो क्वेश्चन है हर साल आता है। और बजट आप याद रखिए, बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यहाँ से जो क्वेश्चन है अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन आप एनालाइज करेंगे, चाहे वो 65th का क्वेश्चन हो, चाहे वो 66 में रहा हो या 67 में रहा हो। आप देखिए हमेशा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आपका गवर्नमेंट का प्लानिंग है, स्कीम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाया जाता है। जैसे इसी पर क्वेश्चन था वाइब्रेंट विलेज जो कि इस बार इंडिया बजट में उसका जिक्र किया गया था, इंडिया बजट में, और क्वेश्चन डायरेक्ट था। उसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट में जिक्र था। तो क्या है कि हमें सारे जो स्कीम्स आएंगे उस स्कीम्स को हम देंगे, ताकि क्या होगा, हमारे मार्क्स कम ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक्स का कैसे होना चाहिए। दूसरा क्या, साइंस एंड टेक। तो देखिए साइंस एंड टेक में कुछ नहीं करना है, जो कॉमन सारे करते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है लूसेंट से किया जाता है और घटना चक्र से किया जाता है। कुछ चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा साइंस एंड टेक में वो मैं करा दूँगा। देखिए साइंस एंड टेक में आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन से सेक्शन हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे मार्क्स गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंस होगा, साइंस का पोर्शन जो बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होगा, जो लूसेंट से, और घटना चक्र से आप इसको एमसीक्यू कर लेंगे। साथ ही साथ मैं भी कुछ सीरीज लेकर आऊँगा इस साइंस पे, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मोस्टली बायो पे, केमिस्ट्री पे और आपके फिजिक्स पे, ये सारी चीज़, जिससे आप क्या हो सके, आप आसानी से समझ सके और एग्ज़ाम हॉल में उसमें आप सिली मिस्टेक ना कर सके। क्योंकि साइंस में पहले जो था वो बीपीएससी 20 क्वेश्चन पूछती थी, फिर बाद में अपना दायरा बढ़ाकर 25 कर दिया, फिर आप बीपीएससी ने इसको दायरा बढ़ाकर 30 कर दिया। तो देखिए इट प्ले क्रूशियल रोल इन योर प्रीलिम्स। अगर 30 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 25, देखिए साइंस अगर इसमें आप अच्छे से कर गए, एनालाइज कर गए, फैक्ट आपको याद है, 25 प्लस कर गए, आप हिस्ट्री में मान लीजिए 30 प्लस कर गए, और करंट अफेयर्स में अबाउट 30 to 35 के बीच में आता है तो बिहार लेकर के, तो वहाँ भी 30 प्लस कर गए, तो देखिए आपके 90% होने के चांसेस यही हैं। तो बच गए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अगर वहाँ पे भी आप एक्यूरेसी 80% रखते तो आप देखिए आपके मार्क्स 110 प्लस ऐसे ही आ सकते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी और रहती है हमेशा। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दें। तो देखिए करंट अफेयर्स में नेशनल, तो देखिए नेशनल में भी काफ़ी चीज़ें बटी होती है। एक होती है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। दूसरा आपका गेम से आता है, आप देखेंगे तो। थर्ड आप देखेंगे कोई थीम है, किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर डे मनाया जा रहा है उससे रिलेटेड आ सकता है। चौथा कोई न्यूज़ प्लेस में रहा हो, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली इसी तरह से इंटरनेशनल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर बिहार स्पेशल में भी, और इस तरह से मिलाकर आप देख सकते हैं एनालाइज करके, तो 30 to 35 क्वेश्चंस हमेशा रहता है करंट अफेयर्स से। और रिमेनिंग जो बच गए आपके मिसलेनियस, जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो वो मिसलेनियस के लिए लूसेंट के पीछे जो दिया होता है उसको आप करके जाए, आसानी से हो जाएंगे। विश्व में प्रथम कौन, सेकेंड कौन। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि निर्मल स्ट्रॉन्ग में से सर्वप्रथम कौन चंद्रमा पुत्रा था, हो सकता है कोई पूछ दिए कि इसका ईयर कौन सा था। तो ये सारे एनसीईआरटी में और लूसेंट में दिया हुआ है, तो उसके लिए अलग से ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब इसमें क्या है, और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स होंगे, जो कि देखिए बिहार के बच्चे मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से नहीं कुछ तो आप 8, तो कोई 7, तो कोई 6, मतलब मिनिमम मान लीजिए 6, 7, 8 करके चले जाते हैं। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 10 तो 10 उनके हाथ में है। तो प्रीलिम्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले बच्चों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्ट्रेटजी हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हिस्ट्री पोर्शन इज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। दूसरा हमारा साइंस एंड टेक, यहाँ से 30 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। और नंबर थर्ड करंट अफेयर्स, आप जब देखेंगे तो करंट से आपके जो क्वेश्चंस है वहाँ भी 30 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। तो आप मिलाकर देख लिए यहाँ पे ही 95 to 100 क्वेश्चन बनते दिख रहे हैं। तो आप इस तरह से देखिए तो 90 to 95 क्वेश्चंस ओनली दिस 3 सेक्शंस, ये 3 सेक्शन से होता है। अगर इस 3 सेक्शन में से अगर आप 90 ही मान ले और उसका 90% एक्यूरेसी मान लेते हैं, तो सोच लीजिए 81 90 में 81 नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं है अगर स्ट्रॉन्ग है तो। और रिमेनिंग पोर्शन में देखिए, रिमेनिंग पोर्शन में जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जा कर के आप क्या देखेंगे कि आपकी स्कोर फिर से 110 प्लस यही हो रहा है। जिस कारण से ऐसा नहीं है
करप्शन है मानते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ भी रहे हैं और स्ट्रेटजी के साथ, जिस कारण से उनके मार्किंग क्या है 110 नॉर्मली अब हर किसी को आ सकता है। चाहे पेपर आप कितना भी हार्ड बना ले, बच्चे उसी स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे। अगर स्मार्ट स्टडी से पढ़ोगे तो ऑलवेज आपका मार्क्स जो होगा 110 से ज़्यादा आएगा, याद रखें। देखिए अब ये सफ़र हो गया आपका प्रीलिम्स तक, जिसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो वो आगे बढ़ते हैं मेंस में। अब मेंस में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों आप ये ध्यान दें कि जो हमारे मित्रगण हैं या जो हमारे बच्चे जो भी अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ नॉट वन डे एग्ज़ाम, याद रखें। वन डे एग्ज़ाम, वन डे करने का मतलब कि आप वन लाइनर पढ़ के आए और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, नहीं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि यू आर एलिजिबल टू क्लियर प्रीलिम्स, यू आर एलिजिबल टू क्लियर प्रीलिम्स, बट यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर मेंस एग्ज़ाम, बिकॉज आप जो बीपीएससी है आपको समय नहीं देगी और मात्र 2 महीनों में आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है, आपके जिस पेपर 1 और 2 कंप्लीट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप सिर्फ 1 लाइन पढ़ करके प्रीलिम्स क्लियर किया है, अपने मार्क्स को 120 लाया है, बट आपके साथ फाइट कौन करेगा? तो फाइट वो बच्चा करेगा जो 113 मार्क्स पे लाकर रुका हुआ है, या उसके पीछे कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट रुक गए हों, जिन इनके 113 क्यों कि इन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच पर आया। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है? प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस को एक साथ लेकर चले, जिस कारण से थोड़ा सा इनका प्रीलिम्स में कम मार्क्स, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे ऑन बॉर्डर पे रह जाते हैं, और फिर इनकी मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर आपका इनसे है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप जब भी जो न्यू कॉमर्स है, जो अब 68 तो आ ही चुका है, ठीक है, उससे पहले तैयारी, अगर 69 या आगे उससे कोई भी आए तो आप याद रखें इंटीग्रेटेड अप्रोच, और जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही होगा अभी भी, याद रखें। मतलब आपको प्री प्लस मेंस, और मैं दावा करता हूं कि ये अगले 2 महीने में प्री प्लस मेंस दोनों का आपका सिलेबस में कवर करने की कोशिश करूंगा मोटा मोटी, ताकि मेंस के बाद आपको कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, आप चलते हैं। देखिए मेंस में जो 68 वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए 68 के लिए सबसे बड़ी बात जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर 1 में जब जाएंगे तो 3 सेक्शन होते हैं, याद रखें 3 सेक्शन है। एक होता है हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा होता है स्टैटिक्स। तो करें हिस्ट्री में क्या होता है कि देखिए हिस्ट्री में मोटा मोटी आपके 20 से 22 क्वेश्चंस ऑलरेडी है, उसी को रिपीट किया जाता है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो एनालाइज के अकॉर्डिंग ही आप पकड़ लेंगे कि इस बार हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए इस बार जो 68 का मोस्ट प्रोबेबली 100% नहीं कर रहा हूँ, बट श्योर 90% कर रहा हूँ कि इस बार मौर्य या पाला में से कोई एक आ रहा है। दूसरा 1857 जिसमें वीर कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन होगा, और तीसरा वेस्टर्न एजुकेशन पे होगा। तो मैं इन तीनों पे आपको डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं और किस प्रकार से आएंगे। इस पर मैं जल्दी इस पर वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग के लिए। दूसरा होता है करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स में क्या है कि पहले सिर्फ फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाता था, फॉरेन अफेयर्स से, लेकिन आप बीपीएससी ने क्या किया है कि जो साइंस एंड टेक की जो चीज़ें हैं, या इन्वायरमेंट की चीज़ें या इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, वो इस सेक्शन में और ये इंक्लूड कर देता है, जो कि ऑलरेडी जीएस पेपर 2 की वो सिलेबस है। तो ये मानकर चलिए कि आप इसके लिए आप वाइब्रेंट नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जा करके करंट अफेयर्स आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे। दूसरा चीज़ स्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें ये स्टैटिक्स है जिसके कारण से मेरा 66 रुका था। आप देख सकते हैं कि इसमें 36 इंटू 2 मतलब 72 मार्क्स, 72 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। तो ये एक चीज़ मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि देखिए अब तक आपके ऑप्शनल, जो ऑप्शनल में अच्छा कर जाएगा और जो स्टैट्स में अच्छा कर जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो मैं स्टैट्स का एक अलग से रणनीति लेकर आऊँगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा कि स्टैट्स जो मतलब स्टैट्स में कैसे अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें मैं आपको मोटा मोटी LK झा सर का बुक अच्छे से कवर कराऊँगा, और दूसरा और भी सारे बुक्स होंगे जहाँ से मैं आपको स्टेट्स कंप्लीट करा दूंगा, ताकि जो न्यू कॉमर्स है या जिसको स्टेट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि उन्हें स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन कैसे टैकल करना है उसको मैं बता दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है जीएस सेक्शन 2। जीएस सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं कि पॉलिटी होता है। फिर देखिए पॉलिटी में भी 3 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। फिर एक आपके इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, वहाँ भी 3 ही क्वेश्चन होंगे, और चौथा साइंस एंड टेक होगा। तो देखिए कुछ सेक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो। जैसे अब आप पॉलिटी में, जैसे पिछले बार मैंने गेस किया था कि फेडरल स्ट्रक्चर आएगा, काफ़ी न्यूज में था, वो आया। फिर मैंने गेस किया था कि प्रेसिडेंट आ सकता है,
तो वो भी क्वेश्चन आया। और एक और मैंने गेस किया, तो गेसिंग क्वेश्चंस आ गए थे। तो आप देखेंगे मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगा, तो अबाउट 140 मार्क्स मेरे जीएस पेपर 2 में है। जीएस पेपर 2 में मेरे 140 के करीब में, जो कि एक डिसेंट मार्क था 66 में, क्योंकि आप जब देखेंगे 66 के टॉपर्स का तो उनके भी 131 है, या मैक्सिमम लोगों का जब देखेंगे तो उनके काफ़ी कम है। तो ये 140 इज़ नॉट लेस, इसको 140 को हम कम नहीं कर सकते हैं। जिस पेपर में सबका अच्छा ना आया हो वहाँ पर वो 140 आना अपने आप में एक डिसेंट स्कोर होता है। तो मैं बताऊंगा किस तरह से लिखना है। जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स सर्वे से क्वेश्चन आया था, तो एक देखिए इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ के जाए तो बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे को अच्छे से कवर करे, उसके हर सेक्टर में किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया, और उसका कंपेयर करे इंडिया के साथ, उसका कंपेयर करे इंडिया के साथ। फ़ायदा क्या होगा कि दोनों इकोनॉमिक सर्वे विद इन अ लिमिट टाइम में आप ख़त्म कर लेंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर बीपीएससी क्वेश्चन घुमा कर भी अगर पूछी कि बताइए जीडीपी में लगातार बिहार जो है वो भारत से आगे रहा है, तो पिछले 3 साल के जीडीपी का भारत के साथ कंपेयर करके हमें बताए और बिहार किस किस सेक्टर में आगे था। तो ऐसे में अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। दूसरा कि कोई स्कीम ही हो जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में जैसे दे देगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन जो है भारत और बिहार दोनों की बढ़ती जा रही है, तो भारत और बिहार का कंपेयर करके लिखे। तो ऐसे में आपके पास जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 साल का डेटा रहता है ऑलरेडी। समटाइम्स वो देते हैं 1992 सिंस 2020 या कुछ भी। तो इससे क्या है कि आप दो साइड, जब भी लिखने का तरीका क्या है, कंपेयर में दो साइड, एक साइड बिहार लिख देंगे और दूसरे साइड क्या लिख देंगे, इंडिया, और जो जो होगी उसको हम लोग कंपेयर करते हुए लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, मार्क्स आपको ज़्यादा फेच हो सकता है। और साइंस एंड टेक में जैसे कि आप इसरो को ले सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ में मैं आपको बताऊँ, ये सब सारे साइंस एंड टेक में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, न्यू इन्वेंशन क्या है उसमें, और इस पर किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और इसको कैसे टैकल करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा आपके समक्ष। तो ये रहा डिटेल एनालिसिस आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। अब मैं जल्द ही आपके समक्ष हिस्ट्री ऑप्शनल के स्ट्रेटजी के साथ आऊँगा कि हिस्ट्री में जो ऑप्शनल है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है आप, तो मैंने हिस्ट्री में क्या किया कि कौन कौन से सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए और इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे जो मैं आपको गेस कराऊंगा 30 to 40 क्वेश्चंस। उस 40 में से आपके 12 क्वेश्चंस क्या हो जाए, क्योंकि पिछले बार जो गेस किया था उसमें से अबाउट 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट फंस गए थे। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है हिस्ट्री ऑप्शनल में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।